हाय फ्रेंड्स, मैं पूर्वा आप लोगों का स्वागत करती हूँ एमपी सक्सेसर्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जनरल मैनेजमेंट की क्लास 13 के बारे में। और यहाँ पर आज हम कुछ और इम्पोर्टेंट एमसीक्यू या हम बोल सकते हैं वन वर्ड आंसर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। फर्स्ट यहाँ पर है कि बाजार का अवलोकन करना किसका कार्य है, तो विपणन का यानी मार्केटिंग का। मार्केटिंग इस विपणन को हम बोलते हैं मार्केटिंग। मार्केटिंग करना यानी बाजार का अवलोकन करना, जिसको हम बोलते हैं विपणन या मार्केटिंग। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर है कि कच्चे माल की खरीद के लिए भुगतान और बिक्री से नकदी की वसूली के बीच के समय अंतराल को किस नाम से जाना जाता है, तो यह है नकद चक्रण। इसमें क्या होता है, आपने किसी से कच्चा माल खरीदा उसको पैसे देकर, और फिर आपने उसको पक्का माल यानी कि आपने उसे मैन्युफैक्चर किया या मशीनों द्वारा उसको प्रोडक्ट के रूप में तैयार किया। ठीक है, मेन कंपोनेंट्स के रूप में, उसका मेन गुड्स के रूप में, या जिसको हम बोल सकते हैं पक्के माल के रूप में आपने तैयार किया। ठीक है, तो आपको कच्चा माल यहाँ से खरीदा और कुछ टाइम आपको लगा उसको मैन्युफैक्चर करने में, उसको पक्का माल बनाने में, और फिर आपने उसको सेल किया। तो ये जो टाइम डिफरेंस है उसको हम बोलेंगे नगद चक्रण, इस टाइम स्लैब को। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर है कि एक नेता द्वारा हर परिस्थिति से ऊपर उठकर भविष्य के लिए कल्पना करने की क्षमता उसका कौन सा गुण दर्शाती है, तो ये है दूरदर्शिता। ठीक है, इसको हम बोलेंगे दूरदर्शिता। भविष्य के लिए ऊपर उठकर कल्पना करना दूरदर्शिता होता है, यानी कि दूर की सोचना या दूर के दर्शन करना। नेक्स्ट यहाँ पर है कि भारतीय साझेदारी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, तो 1932 में। भारतीय साझेदारी यानी कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, तो ये कब पारित किया गया था, 1932 में। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे आवधिक कर्ज किस प्रकार की देनदारी है, तो ये दीर्घकालीन देनदारी। आवधिक कर्ज यानी कि अवधि के लिए, एक निश्चित समय के लिए, जैसे 1 साल के लिए देना है, 5 मंथ के लिए देना है, 5 ईयर्स के लिए देना है, तो एक निश्चित समय हो उसमें, तो वो क्या होता है आवधिक कर्ज। तो इसको हम बोलते हैं दीर्घकालीन देनदारी। नेक्स्ट यहाँ पर है कि सामूहिक प्रयास किसकी मुख्य विशेषता है, तो संगठन की। कोई भी संगठन हो उसका मुख्य उद्देश्य होता है कि सामूहिक प्रयास करें, समूह में मिलकर किसी काम को करें और उसमें हम क्या करें, प्रॉफिट अर्न करें और लोगों तक सेवाएं और सर्विसेज को पहुंचाएं। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पर है क्वेश्चन कि भविष्य में क्या करना है, इसका पूर्व निर्धारण करना क्या कहलाता है, तो ये होता है नियोजन, जिसको हम बोलते हैं प्लानिंग। ठीक है, नियोजन का उद्देश्य निश्चित है या अनिश्चित, तो ये निश्चित होता है नियोजन का उद्देश्य। प्लानिंग हम क्यों करते हैं, ताकि हम अपने मतलब नियोजन क्यों करते हैं हम प्लानिंग, ताकि जो हमारा टारगेट है हम उसको अचीव कर सके। तो ये क्या होता है, इसका उद्देश्य एक निश्चित है, नियोजन का उद्देश्य। ठीक, यहाँ पर नेक्स्ट है कि ESOP का संबंध किससे है, तो मानव संसाधन प्रबंधन से, यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से है ESOP का संबंध। यहाँ पर अगर हम बात करें ESOP की, तो इसका फुल फॉर्म वगैरह अगर आप लिखना चाहते हैं, मैं इस टॉपिक के बारे में अलग से बता दूंगी, अभी आप थोड़ा शॉर्ट में समझ लें ESOP क्या होता है। ESOP होता है एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप, या फिर इसको हम बोल सकते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। ठीक है, ओनरशिप, ओ से ओनरशिप या ऑप्शन प्लान यहाँ पर हम बोल सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन या ओनरशिप प्लान। ठीक है, तो ई से एम्प्लॉय, एस से आपका हो जाएगा स्टॉक, ओ से हो जाएगा ऑप्शन या ओनरशिप, और पी से प्लान हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान या ESOP कंपनी और उसके कुछ कर्मचारियों के बीच हुआ एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, इसमें एक कॉन्ट्रैक्ट होता है एम्प्लॉय और जो एम्प्लॉय जिस कंपनी में काम करते हैं उनके बीच। ठीक है, और इस कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार क्या होता है कि अगर वह एम्प्लॉय अगले कुछ निश्चित साल तक उसी कंपनी में रहेंगे तो उन्हें कंपनी के कुछ शेयर दिए जाएंगे। ठीक है, तो इसमें उसी कंपनी के कुछ शेयर उसको दे दिए जाते हैं जो इस कंपनी में एम्प्लॉय है। ठीक, तो वो उसका जो है कुछ % का मालिक बन जाता है। तो इतना इसका जो फुल फॉर्म है और अर्थ है। ठीक, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर हम बात करेंगे कि संगठन को सत्ता का औपचारिक ढांचा किसने कहा है, तो संगठन को सत्ता का औपचारिक ढांचा लूथर गुलिक ने कहा है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि वस्तु या सेवा के उपयोग में इकाई वृद्धि करने पर प्राप्त होने वाले लाभ को क्या कहा जाता है, तो वस्तु या सेवा की सीमांत उपयोगिता कहा जाता है। अगर हम
वस्तु या सेवा के उपभोग में इकाई वृद्धि करें। तो ठीक, यहाँ पर नेक्स्ट है कि प्रबंधकों द्वारा सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव करना क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है? निर्णयन। ठीक है, प्रबंधकों द्वारा सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव करना निर्णयन कहलाता है। नेक्स्ट यहाँ पर है उच्चाधिकारियों द्वारा नियोजित व्यवहार क्या कहलाता है? तो उच्च अधिकारियों, जो अधिकारी हैं बड़े पोस्ट पर, उनके द्वारा नियोजित व्यवहार करना क्या कहलाता है? तो औपचारिक संगठन कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पर है कि स्टॉक किए गए माल के आकार व प्रतिशत की विशिष्टता को कौन दर्शाता है? तो इन्वेंट्री। ठीक है, स्टॉक जो होता है इसको हम इन्वेंट्री बोलते हैं। ठीक है, इन्वेंट्री का मतलब होता है कि हमारे पास जो माल स्टोर करके रखा हुआ है और वो बिकने के लिए मतलब तैयार है, या जो कच्चा माल वगैरह है उससे हमें पक्के माल में कन्वर्ट कर सील करना है, तो जो उस शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए जो माल हमारे पास रखा हुआ है, ठीक है, स्टॉक में, उसको हम बोलेंगे इन्वेंट्री। तो स्टॉक किए गए माल की आकार व प्रतिशत की विशिष्टता को दर्शाता है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री बताता है कि जो हमारा माल का आकार है या प्रतिशत है वो कैसा है। कच्चा माल रखा हुआ है हमारे पास, पक्का माल कंप्लीट है, और जो सप्लायर हैं जिनको खरीदना है वो खरीदने के लिए तैयार हैं और वो किसी भी टाइम उठा सकते हैं उसको। ठीक है, तो ये हो गया। और कितने प्रतिशत इन्वेंट्री है हमारे पास किसकी, के कच्चे माल की, या जो हमारा कंप्लीट माल है, या अध पका हुआ मतलब कि कन्वर्ट आधा हो चुका है और कुछ प्रोसेस बाकी है, जैसे प्रोडक्ट बन के कंप्लीट हो और उसकी पैकिंग रह गई हो। ठीक है, तो ये सारा क्या कहलाता है? हमारा इन्वेंट्री। नेक्स्ट यहाँ पर है कि नेतृत्व की पुरानी विचारधारा नेता के विषय में क्या कहती है? तो यहाँ पर है कि नेतृत्व की पुरानी विचारधारा नेता जन्म लेते ही तैयार नहीं किए जाते हैं। ये जो है नेतृत्व की पुरानी विचारधारा नेता के विषय में कहती है। ठीक है, जन्म लेते ही कोई नेता नहीं बन जाता, वो अपने कर्म से महान बनता है, अपने कर्म से नेता बनता है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि विपणन में किसकी प्रतिक्रिया सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है? तो ग्राहक की। ठीक है, विपणन मतलब हमारा होता है मार्केटिंग, तो मार्केटिंग में जो प्रतिक्रिया है वो सबसे महत्वपूर्ण किसकी है? ग्राहक की। क्योंकि मार्केट में क्या आएगा, या शॉपिंग जैसे शॉपिंग सेंटर्स हैं तो उसमें ग्राहक आएंगे तो वो माल खरीदेंगे और फिर उसकी प्रतिक्रिया देंगे कि ये जो प्रोडक्ट है या जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो किस टाइप की है। तो महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होगी यहाँ पर? ग्राहक या कस्टमर और कंज्यूमर की। ठीक, जो इतना आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। यहाँ पर हम बात करेंगे कि आप लोगों के लिए मैंने 300 MCQ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर बेस्ड है इसकी तैयार करी है ई बुक। ठीक है, इसमें 300 MCQ है हिंदी इंग्लिश मीडियम में जनरल मैनेजमेंट के, तो आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है। इसमें आपको एक मतलब आइडिया लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अपकमिंग एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक, तो ये आपको 2-3 बार पढ़ लेनी है तो काफ़ी हद तक आपसे एग्जाम पेपर में क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। और 1000 क्वेश्चन कंप्यूटर के 1000+ MCQ की सीरीज भी मैंने तैयार करी है। इसमें आपको 1000+ कंप्यूटर के MCQ मिल जाएंगे और प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर पर बेस्ड हैं, जैसे व्यापम वगैरह के, सब इंजीनियर हुआ, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के, और CPCT वगैरह में पूछे जाते हैं कंप्यूटर के, और ITTO कोपा वगैरह में पूछे जाएंगे। कृषि भर्ती परीक्षा वगैरह भी होती हैं, उन सब में भी आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये 1000+ MCQ की सीरीज है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है। ये क्वेश्चन कंप्यूटर के बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं क्योंकि कंप्यूटर के जो क्वेश्चन हैं वो रिपीट होते रहते हैं और 1000+ क्वेश्चन है। अगर आप लोग 2-4 बार इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो पूरे क्वेश्चन लर्न हो जाएंगे और पूरे क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कर पाएंगे कंप्यूटर के। ठीक है, इससे तो सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहाँ से जाकर इनको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे हम यहाँ पर बात करेंगे कुछ और क्वेश्चन की। यहाँ पर हमारे क्वेश्चन है कि संपत्तियों को व्यवसाय में किस उद्देश्य हेतु रखा जाता है। अगर यहाँ पर हम बात करें तो संपत्तियों को व्यवसाय में आगम उपार्जन हेतु, मतलब आने वाले उपार्जन हेतु के आगे जो हमारे प्रोडक्ट उपार्जित हों, जैसे धन हम उससे कमा सकें, अर्न कर सकें, प्रॉफिट अर्न कर सकें और कंपनी को और बड़ा बना सकें, ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस को एक्सटेंड कर सके, इसके लिए। ठीक है, यहाँ पर हम नेक्स्ट बात करेंगे कि एक निश्चित अवधि में सुनिश्चित और सुपरिभाषित सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए देश में उपलब्ध आर्थिक संसाधनों का
विवेकपूर्ण ढंग से सामान्य एवं नियंत्रण किया जाता है क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है? आर्थिक नियोजन। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि निश्चित अवधि के लिए हो तो ये कौन सा नियोजन होगा? यहाँ पर आर्थिक नियोजन, यानी कि आपका क्या होगा? नियोजन को हम क्या बोलते हैं? प्लानिंग। ठीक है, तो ये हमारी फिक्स्ड प्लानिंग जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि लोक सेवा आयोग किस प्रकार की प्रबंधन का रूप माना जा सकता है? तो यहाँ पर है मानव संसाधन प्रबंधन का रूप माना जा सकता है लोक सेवा आयोग। ठीक है, लोक सेवा आयोग क्योंकि क्या करता है? तो यहाँ पर उसमें जो वर्कर्स हैं वो क्या करते हैं? तो मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्स का ये मेन काम है वहाँ पर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। कहाँ पर? लोक सेवा आयोग में। ठीक, जिसको हम बोलते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन, पीएससी। ठीक है, लोक सेवा आयोग क्या होता है? पीएससी, पब्लिक सर्विस कमीशन। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे कि वित्तीय विवरण किसका भाग है? तो ये लेखांकन का भाग है, वित्तीय विवरण। ठीक है, वित्तीय मतलब धन से संबंधित जो विवरण होता है तो उसको हम क्या करते हैं? लेखांकन। लेखांकन मतलब क्या है कि एक जो पुस्तक होती है उसमें लेखा जोखा लिखा होता है। ठीक है, तो इसलिए उसमें हम क्या लिखेंगे? धन का ही लेखा जोखा लिखेंगे कि कितना हमने धन खर्च किया है, कितना हमें यूज़ करना है, कितना हमने इस प्रोडक्ट सेल किया है, कितना हमारा प्रॉफिट है इस मंथ का या पर डे का या साल का, तो वो इसमें होता है। ठीक है, कि किसको कितनी सेलिंग करी। नेक्स्ट यहाँ पर है कि विपणन का मुख्य बिंदु किसे कहा जाता है? तो ग्राहक को विपणन का मुख्य बिंदु कहा जाता है। ये अभी रिपीट हो गया है। विपणन क्या होता है? मार्केटिंग। तो मार्केटिंग का मुख्य बिंदु क्या होगा? उसके ग्राहक या कस्टमर। नेक्स्ट यहाँ पर है कि प्रत्येक उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थों को कुछ शक्तियां और कार्य सौंपता है ताकि अधीनस्थ कर्मचारी प्राप्त सत्ता के आधार पर अपने कर्तव्यों का पालन कर सके। यह पद सौंपना का कौन सा गुण है? तो यह है सत्ता का प्रत्यायोजन। ठीक है, सत्ता का प्रत्यायोजन, या मतलब कि सप्लाई करना सत्ता को, अपने जो पावर्स हैं कुछ वो दूसरे अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं उनको सौंपना। ठीक है, या सौंपना तो क्या होता है? सत्ता का प्रत्यायोजन इसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है कि मकान मालिक को चुकाया गया किराया कहाँ क्रेडिट किया जाता है? तो रोकड़ खाते में। ठीक है, जो मकान मालिक को, सपोज हम रेंट से रह रहे हैं तो मकान मालिक को हम जो किराया दे रहे हैं वो कहाँ पे क्रेडिट किया जाएगा? तो रोकड़ खाते में। तो ये आपको याद रखना है। ठीक, अब नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और वन लाइन जो आपके आंसर हैं वन वर्ड के उनको देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।